शेख हसीना को लेकर भारत क्या सोच रहा है और उसकी क्या योजना है? बीते साल 5 अगस्त को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का विमान जब दिल्ली के करीब हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा था, तो भारत को शायद ही ये अनुमान रहा होगा कि यह उनके लिए महज एक स्टॉप ओवर है और वो शायद अधिकतम 6-7 घंटे तक ही यहाँ रुकेंगी। लेकिन जल्दी ही भारत की यह गलतफहमी दूर हो गई। यहाँ आए 7 महीने से ज्यादा होने के बावजूद उनको अब तक किसी तीसरे देश में नहीं भेजा जा सका है। वो राजकीय अतिथि के तौर पर अब भी भारत में ही रह रही हैं। भारी अनिश्चितता के बीच यहाँ इतना लंबा समय गुजारने के बावजूद भारत ने अब तक औपचारिक तौर पर इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि वह शेख हसीना के मामले में क्या करना चाहता है। अतिथि के तौर पर रहने के बावजूद उनको भारत में अब तक राजनीतिक शरण नहीं मिली है। ये बात सही है कि उनको सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन साथ ही बीते महीने भारत ने उनके बयानों से दूरी बना ली है। भारत ने औपचारिक तौर पर जारी बयान में कहा है कि शेख हसीना जो भी कह रही हैं, वह अपनी निजी हैसियत से कह रही हैं। उनके विचारों से भारत की स्थिति का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर विदेश मंत्री जयशंकर या उनके मंत्रालय ने कई बार कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंधों का पक्षधर है। हालांकि इसमें कुछ किंतु परंतु है। बांग्लादेश सरकार ने करीब 2.5 महीने पहले भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था, लेकिन भारत ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। शेख हसीना ने खुद भी अपने समर्थकों से बांग्लादेश लौटने की बात कही है, लेकिन भारत ने अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो बांग्लादेश में उनके राजनीतिक पुनर्वास में कोई मदद करेगा। तो इस समय भारत शेख हसीना को लेकर क्या सोच रहा है या उसकी क्या योजना है? दूसरे शब्दों में कहें तो शेख हसीना के साथ खड़ा रहने के लिए भारत कितनी दूर तक आगे बढ़ सकता है? जबरन कहीं नहीं भेजा जाएगा। ढाका में भारत के पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती को इस बात का दृढ़ विश्वास है कि भारत अपनी लंबे समय से मित्र रही शेख हसीना को किसी भी परिस्थिति में किसी खतरे में नहीं डालेगा। उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, अगर आप पूछें कि इस मामले का भविष्य क्या है, हसीना का भविष्य, मेरा मानना है कि शी ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो कहीं नहीं जा रही है। उनको दूसरी किसी जगह भेजने में शायद दिक्कतें हैं। वो भारत में है और रहेंगी। वो पहले भी यहाँ रह चुकी है। हसीना साल 1975 से 1981 तक तो यही थी। वो याद दिलाते हैं कि अगर कोई विदेशी राजनेता किसी वजह से भारत आता है, तो उसे जबरन उसके देश वापस भेजना कभी भारत की नीति नहीं रही है। चक्रवर्ती का कहना था, किसी राजनीतिक व्यक्ति को जबरन वापस भेजना कभी हमारी नीति नहीं रही है। दलाई लामा भी तो अब तक भारत में ही है। हम मानते हैं कि यहाँ शरण के लिए आने वालों के मामले में एक सांस्कृतिक या नीतिगत मुद्दा भी शामिल है। वो ये कि हम उनको जबरन कहीं और नहीं भेजेंगे। मुझे लगता है कि शेख हसीना के मामले में भी ऐसा ही है। पूर्व राजदूत को बांग्लादेश के उस अनुरोध का भी कोई ठोस भविष्य नहीं नजर आता, जिसमें उसने भारत से न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए शेख हसीना को वापस भेजने की बात कही है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती के मुताबिक, जिस मामले में हसीना के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हसीना को बांग्लादेश भेजने की मांग की जा रही है, वह अगर राजनीति से प्रेरित लगता है कि ऐसा कोई अनुरोध खारिज करने का प्रावधान प्रत्यर्पण संधि में ही है और भारत उस प्रावधान का सहारा लेकर बांग्लादेश का अनुरोध ठुकरा सकता है। सिर्फ मोदी और डोभाल से मुलाकात। शेख हसीना की बेटी सायमा वाजेद का दफ्तर भी दिल्ली में ही है। वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर काम करती है। माँ और बेटी चाहे जो भी चाहती हो, दोनों में मुलाकातें तो नियमित रूप से होती हैं, लेकिन उनका एक ही छत के नीचे रहना संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है। सायमा वाजेद संयुक्त राष्ट्र के एक अहम पद पर हैं और शेख हसीना भारत के राजनीतिक फैसले की वजह से अतिथि के तौर पर यहाँ रह रही है। ये समझना मुश्किल नहीं है कि भारत अपने राजनीतिक अतिथि को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि के साथ अपने देश में नहीं रख सकता है। लेकिन दिल्ली में वरिष्ठ राजनयिक पत्रकार नयनिमा बसु बताती हैं कि भारी सुरक्षा में रहने के बावजूद शेख हसीना से भारत का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व कभी कभार मुलाकात करता रहता है। नयनिमा बीबीसी बांग्ला से कहती हैं, हमने इन 7 महीनों के दौरान देखा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कई बार सोशल मीडिया पर भाषण देने की अनुमति दी गई है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ चुपचाप बैठी हुई है। उनका कहना था कि भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन हमने देखा है कि सरकार ने शेख हसीना को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति दी है, वह चाहे एक्स हो या फिर फेसबुक। इनके जरिए उनको बांग्लादेश के नागरिकों और खासकर अवामी लीग के समर्थकों को संबोधित करने की अनुमति मिलती रही है।
वैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के बावजूद हसीना अपने परिचितों के साथ सामान्य रूप से मिलजुल नहीं पा रही हैं। नयनिमा बसु कहती हैं, हम जानते हैं कि उनको यहाँ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। उनके साथ मुलाकात की अनुमति बहुत कम लोगों को है, ऐसा सुनने में आया है और हमारे सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। सिर्फ 2 लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ही उनसे मुलाकात करते हैं, वह भी उसी स्थिति में जब कोई बेहद अहम राजनीतिक मुद्दा सामने हो। अनलॉकिंग शुरू होने पर हैरत नहीं होगी। इस बीच देश विदेश के अखबारों और पत्रिकाओं में खबरें छपती रही हैं कि शेख हसीना दिल्ली में किसी बंगले में रह रही हैं। यहां तक कि उनकी सुबह की सैर से जुड़ी खबरें भी सुर्खियां बनती रही हैं। हालांकि लोधी गार्डन में रोजाना उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए कोई भी यह बात समझ सकता है कि जिस व्यक्ति को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा जा रहा हो, उसके लिए सुबह की सैर के लिए वहां जाना किसी भी हालत में संभव नहीं है। लंदन में रहने वाले लेखक और बांग्लादेश के शोधकर्ता प्रियजित देव सरकार मानते हैं कि जरूरत महसूस होने पर भारत शेख हसीना को लेकर बरती जा रही गोपनीयता का आवरण धीरे धीरे कम यानी अनलॉकिंग कर सकता है। वो कहते हैं, भारत सुरक्षा के साथ ही शेख हसीना की तमाम जिम्मेदारियां उठा रहा है। भारतीय संसद में सत्ता और विपक्ष में रहने वाले राजनीतिक दलों ने आमराय से यह बात कही है कि शेख हसीना हमारी अतिथि हैं और वो जब तक चाहे भारत में रह सकती हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी होगी कि हसीना चरमपंथियों के निशाने पर है। उनकी सुरक्षा का जिम्मा भारत के कंधों पर है। तो ऐसे में उसे भारत को ये देखना होगा कि उन पर कोई आंच नहीं आए। प्रियजित मानते हैं कि इसी वजह से शेख हसीना के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि बाद में इसकी समीक्षा भी की जा सकती है। वो कहते हैं, मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोविड महामारी के दौर में हमने जिस तरह लॉकडाउन के बाद अनलॉक यानी पाबंदियों को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से शिथिल करते हुए देखा था। ठीक उसी तरह शेख हसीना फिलहाल सूचना तकनीक की सहायता से ऑडियो भाषण दे रही है। कौन जानता है कि आगे चलकर थोड़ा अनलॉक होने के बाद उनको किसी दूसरे माध्यम से या वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं। ये बात भी सही है कि 7 महीनों बाद भी हमें इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है कि शेख हसीना कहाँ रह रही है। शायद मेरठ में सैन्य छावनी के भीतर किसी सेफ हाउस में या फिर वहां भी नहीं। दरअसल इतने लंबे समय तक शेख हसीना के रहने की जगह को लेकर गोपनीयता बनाए रखना भी भारत के लिए किसी कामयाबी से कम नहीं है। क्या लोग अवामी लीग की नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे? फिलहाल ये सवाल अब भी बेहद प्रासंगिक है कि शेख हसीना भविष्य में कभी बांग्लादेश लौटकर अपनी जर्जर हो चुकी पार्टी अवामी लीग का पुनरुद्धार करने में सक्षम होंगी या नहीं। लेकिन ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विश्लेषक श्रीराधा दत्त मानती हैं कि यह काम असंभव की हद तक कठिन है ही, मगर इस मामले में भारत के लिए भी उनकी सहायता कर पाना बेहद मुश्किल है। दत्त ने बीबीसी बांग्ला से कहा, भारत उनको फिलहाल यहाँ रखेगा। वो जब तक यहाँ रहना चाहती हैं या हमें जब तक लगता है कि हसीना बांग्लादेश लौटकर सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब तक उनको यही रखा जाएगा। लेकिन पुनर्वास की भी चर्चा हो रही है। हमें नहीं पता कि भारत सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। लेकिन अवामी लीग ऐसी कोशिश तो जरूर कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में अब वैसी परिस्थिति संभव हो पाएगी। वो मानती हैं कि 32 धानमंडी और कई अन्य इलाकों में बेमतलब की गई तोड़फोड़ के साथ अवामी लीग के पक्ष में कुछ सहानुभूति जरूर पैदा हुई है। लेकिन इसका मतलब यही है कि इससे शेख हसीना के राजनीतिक पुनर्वास का रास्ता साफ होगा। श्रीराधा दत्त कहती हैं, अवामी लीग एक ऐतिहासिक राजनीतिक पार्टी जरूर है। बांग्लादेश के राजनीतिक नक्शे में उसकी एक खास जगह है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इतना सब होने के बाद भी सब लोग उनको अवामी लीग की नेता मान लेंगे। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब कठिन है। दिल्ली में पर्यवेक्षकों की टिप्पणी से एक बात एकदम साफ है, वह ये कि शेख हसीना को सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों को संबोधित करने की अनुमति भले दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत उनको एक बार फिर बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित करना चाहेगा। हकीकत यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करने के कारण ही शायद भारत में ऐसा करने की इच्छा नहीं है, और शायद इसकी क्षमता भी नहीं है।